हेलो एवरीवन, दिस इज सी मुकुल केडिया, योर टैक्स कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमने जीएसटी क्रैश कोर्स कवर किया था, जिसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड तक के सारे चैप्टर्स हमने कवर किए थे, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह। अब मैं कुछ आगे जो वीडियोज़ हैं मैं उनमें जो हमें डिपार्टमेंट से डील करने के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करेंगे हम, कि डिपार्टमेंट से जैसे हमने रिटर्न फाइल कर दिया अब उसके आगे क्या होगा। तो उसमें जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सेक्शंस है हम वो वीडियोस आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या क्या प्रोविजंस एक्ट में हैं जिनके थ्रू डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं उन एक्शंस के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा ठीक है, आपने रिटर्न अपनी फाइल कर दी, पर अब आगे क्या होगा। जैसे एक्साइज में आपको पता है कि ऑडिट होती थी, सेल टैक्स में हर साल असेसमेंट होती थी, तो पर हमें ये नहीं पता कि जीएसटी में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए दो सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 73 और सेक्शन 74। 90% केसेस में आपको शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 या 74 में दिया जाएगा। शोकॉज नोटिस मतलब डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपके ऊपर इतना टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए, और उसके बाद जो फाइनल डिमांड ऑर्डर है वो भी इन्हीं सेक्शंस में आएगा। अब ये दो सेक्शन क्यों? तो फ्रेंड्स, दो सेक्शन इसलिए हैं कि एक तो हो गया मेलाफाइड इंटेंशन। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब आपने कोई फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करे या फिर सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन किया, तो उस केस में तो लगेगा सेक्शन 74। और अगर बोनाफाइड केस है मतलब आपसे कोई गलती हो गई, तो फिर उस केस में लगेगा सेक्शन 73। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन 74 थोड़ा ज़्यादा ड्रैकोनियन है। सेक्शन 73 में है टाइम लिमिट 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसे मार्च 20 की एनुअल रिटर्न फाइल की लास्ट डेट थी 31 मार्च 2021, तो फिर उससे 3 साल में सेक्शन 73 का शोकॉज वो ऑर्डर पास हो सकता है, और सेक्शन 74 के लिए वो टाइम लिमिट बढ़ के हो जाती है 5 इयर्स। और दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज, काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो दोनों सेक्शंस में है, सेक्शन 73 में टैक्स इंटरेस्ट तो दोनों में लगेगा। सेक्शन 73 में जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी मैक्सिमम 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, मतलब 1 लाख का टैक्स अमाउंट है तो फिर पेनल्टी मैक्सिमम 10,000 रुपये की लगेगी। और सेक्शन 74 में जो पेनल्टी है वो लगेगी मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, मतलब 1 लाख के टैक्स के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा केस 73 में फॉलो होता है या 74 में। इसके ऊपर हम अलग से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, पर अभी हम देखते हैं कि 73, 74 में आने के क्या रास्ते हैं। ये ठीक है, ये अल्टीमेट, एक कह सकते हो कि ये अल्टीमेट मंजिल है जिसमें आपकी असेसमेंट होगी, एडजुडिकेशन होगी, पर यहाँ पे आप कैसे पहुँचोगे। अब हमें इस वीडियो में उन रस्तों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन रस्तों से हम सेक्शन 73 या 74 के शोकॉज नोटिस तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले उसके लिए मैं असेसी को, जो जीएसटी में असेसी हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक वो असेसी जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, चाहे लेट कर रहा है चाहे रेगुलरली टाइम पे कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, पर वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। एक वो असेसी जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है पर उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी बंद कर दी। और तीसरा वो टैक्सेबल पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा या उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया और उसके बाद भी वो सप्लाई करने लग रहा है, मतलब सेल कर रहा है, सेल टैक्सेबल सेल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर असेसी रजिस्टर्ड है और रिटर्न फाइल करनी बंद कर दी, या फिर असेसी अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में डिपार्टमेंट उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, क्योंकि अगर आप रिटर्न ही नहीं भर रहे तो फिर अब आपकी असेसमेंट कैसे हो। तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो आपकी असेसमेंट करके आपको डिमांड नोटिस दे देगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड असेसी और आपने रिटर्न फाइल करनी बंद कर दी तो फिर सेक्शन 62 में आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा तो फिर सेक्शन 63 में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। पर हाँ, यहाँ पे आपको 73, 74 में नहीं जाओगे, आपकी असेसमेंट और डिमांड ऑर्डर आपको सेक्शन 62 और 63 में ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है 73, 74 में कौन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो रजिस्टर्ड असेसी जो अपनी रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है वो सेक्शन 73, 74 में जाएगा। तो क्या वो डायरेक्ट 73, 74 का उसके पास नोटिस आ जाएगा? नहीं। अब उसका प्रोसेस समझना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है ये। आपने अपनी जीएसटी में भी, आप अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने लग रहे हो और उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी आप अपनी आप निकाल रहे हो, अपने आप उसको पे कर रहे हो। तो ये है सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपने खुद ने अपनी टैक्स लायबिलिटी असेस करके पे कर दी। ये दे रखा है सेक्शन 59 में। अब आपने जो रिटर्न भरी है उस रिटर्न की स्क्रूटनी हो सकती है। स्क्रूटनी के लिए सेक्शन 61। स्क्रूटनी में क्या होगा, डिपार्टमेंट को कहीं भी कुछ भी मिसमैच मिलता है
जैसे मान लो 2A या 3B में इनपुट का मिसमैच हो गया, GSTR 1 या 3B में आउटपुट लायबिलिटी का मिसमैच हो गया, या फिर ई-वे बिल से मिसमैच हो गया, या और भी कुछ अगर डिपार्टमेंट को कुछ भी मिसमैच मिलता है तो डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए निकाल सकता है। अब स्क्रूटनी में क्या होगा कि या तो आप डिपार्टमेंट को समझा दोगे कि आप सही थे, या फिर डिपार्टमेंट आपको समझा देगा, आप समझ जाओगे और टैक्स पे कर दोगे। लेकिन अगर दोनों ही काम नहीं होते, ना आप समझते ना डिपार्टमेंट समझता, तो फिर ये मैटर आगे बढ़ेगा। फिर उसके पास डिपार्टमेंट के पास 3 एक्शन हैं। या तो हो सकता है डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपको 73 या 74 का नोटिस दे दे कि शो कॉज नोटिस दे दे, इतना टैक्स विद इंटरेस्ट आपको क्यों ना आपसे रिकवर किया जाए। या फिर डायरेक्ट ना जाके डिपार्टमेंट के पास 3 और ऑप्शंस हैं, वो 3 ऑप्शंस पे जा सकता है। पहला, डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट कर सकता है सेक्शन 65 में। अभी स्क्रूटनी में तो ठीक है, आपसे सारे बिल नहीं मांगे, आपको खाली उस मैटर तक रिस्ट्रिक्ट रहा डिपार्टमेंट। लेकिन ऑडिट में फिर आपकी सारी 100% परचेज, 100% सेल, आपके सारे स्टॉक रिकॉर्ड, सब कुछ डिपार्टमेंट चेक कर सकता है। वो ऑडिट हो सकता है आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस पे हो, या फिर डिपार्टमेंट आपसे रिकॉर्ड्स के लेके गए कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ। वो सारे प्रोविजंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 65 में। और सेक्शन 66 कहता है कि उसमें भी ऑडिट होगी। ऑडिट उसमें कौन करेगा? उसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। पर ये वो CA नहीं होगा जिसने आपकी GSTR 9 या 9C फाइल करी, नहीं। ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो डिपार्टमेंट ने अपने पैनल पे लगा रखा है, जो डिपार्टमेंट के पैनल पे ऑथराइज्ड है। मतलब ये डिपार्टमेंट के तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑडिट करेगा। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा जिसको आप नहीं जानते, और वो आपके रिकॉर्ड्स को चेक करके एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 65 में डिपार्टमेंट ने ऑडिट करी, सेक्शन 66 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपकी ऑडिट करी। लेकिन इन सेक्शन में डायरेक्ट आपकी डिमांड नहीं निकाली जाएगी, बल्कि इन सेक्शंस में आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाएगी, डिस्क्रिपेंसीज पूछी जाएंगी, आपसे उनके रिप्लाई पूछे जाएंगे। उसके बेसिस पे आपको 73 या 74 का नोटिस दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, हम अलग से इनको ऑडिट के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि स्क्रूटनी के बाद ही आपके पास 65 या 66 का ऑडिट का नोटिस आए। डिपार्टमेंट अदरवाइज भी किसी भी असेसी को स्क्रूटनी का नोटिस दे सकता है। और ये स्क्रूटनी का नोटिस हो सकता है 3 महीने के लिए दे दे, हो सकता है 3 साल के लिए एक साथ नोटिस दे दे। मतलब वो अगर डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी का नोटिस दिया तो आप बाउंड हो डिपार्टमेंट को वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या आपको रिप्लाईज देने होंगे, वो हम सेक्शन 65 66 में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, उसमें जो भी मिसमैच हो उसके बेसिस पे आपको 73 74 का नोटिस दे दिया। अब जो तीसरा रास्ता वो है इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर का। ये प्रोविजंस दे रखे हैं हमें सेक्शन 67 में। अब अगर हमारी स्क्रूटनी में कोई मिसमैच मिला तब भी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन कर सकता है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे आके। ठीक है, ऑडिट में तो था कि या आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस पे करे या डिपार्टमेंट अपने यहाँ करे, लेकिन इंस्पेक्शन आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे ही होगा। अगर स्क्रूटनी में कोई मिसमैच मिला तब भी इंस्पेक्शन हो सकती है, या अदरवाइज भी डिपार्टमेंट को अगर लगता है उसके पास कोई रीजंस टू बिलीव हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है या फिर कुछ दिक्कत है, आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो फिर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन कर सकता है सेक्शन 67 में। और फ्रेंड्स, अगर उस इंस्पेक्शन में अगर ये बात पक्का हो जाती है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है, तो फिर डिपार्टमेंट उस इंस्पेक्शन को सर्च में कन्वर्ट कर सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि इंस्पेक्शन को ही सर्च में कन्वर्ट किया जाए। डिपार्टमेंट अदरवाइज भी अगर उसके पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन है तो वो आपके यहाँ पे सर्च कर सकता है। इस सर्च को ही हम कहते हैं, आम भाषा में हम इसको रेड बोलते हैं। और इसके प्रोविजंस भी इंस्पेक्शन के साथ सेक्शन 67 में दे रखे हैं। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, डिपार्टमेंट के पास क्या क्या पावर है इंस्पेक्शन सर्च के टाइम पे। और अगर सर्च में कुछ चीज़ मिलती है डिपार्टमेंट को तो वो स्टॉक की या फिर आपके रिकॉर्ड्स को सीजर भी कर सकता है। मतलब वो डिपार्टमेंट हो सकता है आपके साथ आपका अपना स्टॉक लेके चला जाए, या फिर आपके प्रीमाइसेस पे एक इन्वेंट्री करके उसको छोड़ दे कि ठीक है आप इसको छेड़ोगे नहीं। तो ये सारे प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 67 में। अब सेक्शन 67 में तो होगी मेरी बिजनेस प्रीमाइसेस की सर्च। सेक्शन 68 में होती है मेरे ई-वे बिल की इंस्पेक्शन। मतलब जो व्हीकल जिसमें मैं सामान लेके जा रहा हूँ, जो ऑन रोड जो मूवमेंट हो रही है, डिपार्टमेंट की एक अलग विंग होती है, वो आपके सेक्शन 68 में मूवमेंट के टाइम पे व्हीकल को इंस्पेक्ट कर सकता है। और जो व्हीकल का जो भी इंचार्ज होगा, जो चाहे ड्राइवर या जो भी इंचार्ज होगा व्हीकल का, ही इज ड्यूटी बाउंड कि जो भी इन्फॉर्मेशन उससे पूछा, जो भी बिल उससे पूछा, वो सारे बिल डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करे। तो वो ई-वे बिल से रिलेटेड इंस्पेक्शन होगी सेक्शन 68 में। फ्रेंड्स, इन सब के बाद आपको सेक्शन 73 74 का नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कोई डिमांड नहीं होगी। डिमांड निकालने के लिए डिपार्टमेंट को सेक्शन 73 या 74 का आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इंस्पेक्शन सर्च का सेक्शन 67 फिर सेक्शन 68। अब इसके
और हम एक कदम आगे जाते हैं तो थोड़ा प्रोविजंस और ड्रैकोनियन। इसके बाद है सेक्शन 69, जिसमें डिपार्टमेंट के पास है पावर टू अरेस्ट, कि किन केसेस में डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप 4 फॉल्ट्स को, मतलब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं खाली एक ब्रीफ समझे दे रहा हूँ। इसमें 4 केसेस आपको याद रखने हैं। पहला, आपने सामान बेच दिया, सप्लाई कर दी विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। दूसरा, आपने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। तीसरा, आपने ऐसे किसी इनवॉइस के ऊपर या फिर बिना इनवॉइस के आपने उसका इनपुट ले लिया। और फोर्थ, आपने टैक्स कलेक्ट करके, कस्टमर से कलेक्ट करके आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया विद इन 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, इन केसेस में अगर टैक्स अमाउंट 2 करोड़ से 2 CR से ऊपर है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर टैक्स अमाउंट 5 CR से ऊपर है तो फिर ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और इसमें विद इन 24 आवर्स डिपार्टमेंट अरेस्ट करके आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 69 में पावर टू अरेस्ट। इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 70, डिपार्टमेंट की जो अगली पावर है। सेक्शन 70 में डिपार्टमेंट किसी भी पर्सन को समन दे सकता है। उससे कोई भी, अगर उसको लगता है कि इसके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको समन दे के बुला सकता है और फिर आप ड्यूटी बाउंड हो। आप ये नहीं कह सकते इस एसएससी को तो मैं जानता नहीं, है मेरा एसएससी नहीं है, नहीं, ठीक है, जो बात बोलनी है आप जाके बोलो, पर आप ड्यूटी बाउंड हो टू कंप्लाई विद दैट समन। ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी और उसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है आपके कस्टमर ने कोई डिफॉल्ट किया, हो सकता है आपके वेंडर ने कोई डिफॉल्ट किया हो सकता है किसी और एंटिटी ने, आपके किसी जानकार ने कोई डिफॉल्ट किया हो। किसी भी केस में डिपार्टमेंट आपको समन दे सकता है। उसमें आपकी ये प्ली नहीं चलेगी कि मैं तो जानता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं समन में प्रेजेंट नहीं हो रहा। नहीं, समन है तो फिर वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। ये सेक्शन 70। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम इन सब के बाद आएंगे सेक्शन 73 और 74। इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि शोकॉज नोटिस देके आपका डिमांड ऑर्डर निकाला जाएगा 73 में विद इन 3 ईयर्स और सेक्शन 74 में टाइम में विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और जो भी आपको और ये जो भी प्रोसीडिंग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे फर्दर अपील में जाते हो तो फिर ये जो 73, 74 का नोटिस और इसके जो रिप्लाईज दे रहे हो, ये आपके आगे अपील में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक काम आएंगे। कि जो भी आपने इनिशियल स्टेज पे जो रिप्लाई दिए थे, ये लास्ट तक इनकी रिप्लाईज की वैल्यू रहेगी। तो इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 75, जो बताता है कि शो कॉज नोटिस के और इस प्रोसीडिंग्स में कैसे आपको बिहेव करना है और क्या डिपार्टमेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 76। सेक्शन 76 कहता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स कलेक्ट किया, हो सकता है आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, सपोज वाटर है, वाटर एग्जेम्प्ट, आपने पानी के ऊपर भी अगर GST ले लिया, चाहे वो लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था उसकी बात नहीं करें, अगर आपने कहीं भी कस्टमर से GST कलेक्ट किया है तो वो इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट को पे करना जरूरी है। अगर आपने कलेक्ट कर लिया फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो एग्जाम था, नहीं, कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को आप पे करो। फिर उसके बाद आपके, ठीक है, पूरी एक्ट में कहीं भी कोई भी डिमांड ऑर्डर डिपार्टमेंट ने निकाला तो उस टैक्स को पे करने के लिए 3 महीने का टाइम लिमिट है, विद इन 3 मंथ्स आपको वो टैक्स पे करना होगा। और उसके लिए सेक्शन 78 में लिखा है अगर आप 3 महीने में पे नहीं करते तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स, मतलब टैक्स रिकवर करने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा। और ये रिकवरी की प्रोसीडिंग्स दी हुई है हमें सेक्शन 79 में। उसमें काफ़ी मोड्स हैं डिपार्टमेंट के पास रिकवरी के लिए। जैसे आपको कोई रिफंड भी होता है डिपार्टमेंट उसमें से वो अपनी डिमांड काट लेगा। डिपार्टमेंट आपके कस्टमर को भी बोल सकता है कि जो पेमेंट आपको कस्टमर से मिलनी थी वो पेमेंट कस्टमर आपको ना करके डिपार्टमेंट को पे करे। या हो सकता है जिस बैंक में आपकी FD या बैंक अकाउंट है वहाँ उस बैंक को भी डिपार्टमेंट लेटर लिख के वहाँ से भी रिकवरी कर सकता है। या आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, किसी प्रॉपर्टी, आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑप्शन कर सकता है, या फिर जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ के कलेक्टर को कह सकता है कि ये अमाउंट रिकवर किया जाए आपसे एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो काफ़ी वाइड पावर है डिपार्टमेंट के पास उस टैक्स को रिकवर करने के। ये सेक्शन 79 में। इसमें एक रिलीफ मिलता है सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 कहता है कि रिटर्न के अलावा अगर आपकी और कोई टैक्स की लायबिलिटी है, रिटर्न की लायबिलिटी की बात नहीं कर रही है, जो हमने इतने सारे सेक्शंस पढ़े, इसमें आपकी कोई डिमांड निकाली तो उसमें आप डिपार्टमेंट को अप्लाई कर सकते हो फॉर 24 इंस्टॉलमेंट्स कि मेरी जो भी टैक्स की लायबिलिटी है मेरे को 2 साल का टाइम दिया जाए, मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ये टैक्स अमाउंट पे कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है डिपार्टमेंट की। फिर इसके बाद अगला है सेक्शन 82। सेक्शन 82 कहता है कि ये जो टैक्स की लायबिलिटी है ये फर्स्ट चार्ज है आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज कर रखी है, कहीं भी कुछ भी कर रखा हो, लेकिन जो टैक्स है वो आपकी फर्स्ट चार्ज रहेगी ऑन योर प्रॉपर्टी। बस ये इंसॉल्वेंसी कोड में अगर आप आ जाते हो, अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंसी कोड में आगे, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट सुप्रीम है, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर फर्स्ट चार्ज GST का होगा।
और सेक्शन 83 ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई एक बार, तो फिर डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट को या आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को 1 साल के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेक्शंस हैं, इसकी मैंने इंटरलिंकिंग इस वीडियो में थोड़ी ब्रीफली डिस्कस करी है, डिटेल में इसको थोड़ा वीडियो को थोड़ा कंसाइज रखा है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या आपके पास पावर है, क्या क्या डिपार्टमेंट के पास पावर है। तो इसलिए आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी प्रोविजंस को, जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन 1 by 1 वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आगे के वीडियोस आप सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।